हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री का ही आज हम लोग ये थर्ड लेक्चर बना रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंशन के टाइम में उनकी अ, मैसूर के साथ कैसे लड़ाई होती है और आपके पंजाब के साथ कैसे लड़ाई होती है और आपका बंगाल के में क्या क्या हुआ, इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो सारा हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख लें। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वीडियोस सिर्फ वनडे एग्जाम्स के लिए इनफ है, या फिर आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हो तो आपके लिए ये इनफ है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ये पढ़ के यूपीएससी पास कर जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको उसके लिए डिटेल में स्पेक्ट्रम के लेक्चर्स देखने होंगे, पढ़ना होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम बुक बहुत ही बेहतरीन किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप उसको जरूर पढ़ें। और एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार पढ़ी है, मैं तो कहता हूँ स्पेक्ट्रम की किताब को। और एक और आती है, सोनाली मैडम की बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन है, वो भी पढ़ सकते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री में तो बहुत सारी किताबें, वैसे सतीश चंद्रा बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप उसको जरूर पढ़ें। और एंशंट में भी बहुत सारी किताब अच्छी अच्छी हैं यार। मैं उसके लिए, ये सब चीज़ों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर राज कर रहा था तो उनका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर रहा, है ना। हमारी इकोनॉमी कैसी थी उस जमाने में, उनका इम्पैक्ट क्या रहा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश को हमेशा से बोला जाता है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया थे। तो ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में तो उन्होंने, उनके वजह से हम क्या हुआ हमारी इकोनॉमी का, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेजेस हैं। ठीक, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में बोला जाता है मर्केंटाइल फेज। मर्केंटाइल फेज होता है जब मर्चेंट फेज, ये देखो मर्चेंट से मिलता जुलता है ना मर्केंटाइल, तो आप इसीलिए मर्चेंट नाम से आप इसको याद रखो कि जब वो आते हैं इंडिया, हाँ, इंडिया आके अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वो वाला फेज था। ये वाला फेज कब से कब तक था? 1757 से लेके 1853, 1813 तक। हाँ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये अपना कमाने में लगे रहे। इनको उतना ज़्यादा, हालांकि 1757 के बाद जो था इनके पास 1757 के लड़ाई, प्लासी की लड़ाई हुई थी, फिर 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, है ना। उसके बाद फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके हाथ में आ गया था, लेकिन तब भी इनका मेजर जो फोकस था वो ज़्यादातर क्या था, ट्रेडिंग का था, है ना, कि हम ट्रेड करें, यहाँ से ज़्यादा कमा लें। हाँ, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। अपना पॉलिटिकल जो पावर इनको मिली थी, उस पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपना फ़ायदा उठाया, जितना ज़्यादा उठा सकते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही बंगाल में पावर मिलती है, वो क्या करता है, मोनोपोलाइज कर लेता है ट्रेड को, है ना। ट्रेड के टर्म्स को डिक्टेट करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले हमने पढ़ा था कि 1757 की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई दस्तक के मिसयूज की वजह से भी हुई थी। दस्तक क्या था, एक तरीके से पास था कि आप को गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना और आप अपना कर सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये उस जमाने में गलत उसका यूज कैसे कर रहे थे कि सिर्फ कंपनी के लोगों को, सिर्फ कंपनी को अलाउड था, है ना, कि वो यूज कर सकती थी। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, कंपनी में जो काम करने वाले ऑफिसर्स थे वो भी अपना ट्रेड पैरेलली चला रहे थे, और वो भी टैक्स नहीं भरते थे, वो भी अपना कंपनी का ही दस्तक को यूज करते थे। तो भारत को तो नुकसान ही हो रहा था ना हर जगह से। और ऊपर से हमारे ट्रेडर्स को सोचो, जो उस जमाने में हमारे ट्रेडर थे, वो कैसे इनके साथ कॉम्पीट कर पाते। वो, आप अगर मान लो, खुद सोच के देखो, आप एक ट्रेडर हो, आप टैक्स भरते हो, ठीक है, 15, कोई सामान लिया आपने, उसके ऊपर आप 15 रुपए दे रहे हो। आज हम पेट्रोल भराते हैं तो पेट्रोल भराने में हम गवर्नमेंट को देते हैं ना, हर लीटर पे लगभग लगभग 35 रुपए के आसपास हम दे रहे हैं। हाँ? अगर हम 35 रुपए नहीं दें तो हमें कितना पैसा बचेगा, है कि नहीं। अगर हम 5 लीटर भरा रहे हैं पेट्रोल तो हमें 150 रुपये बच गया। कोई कार में 10 लीटर भरा रहा है तो उसको तो 300-400 रुपये गवर्नमेंट ले रही है टैक्स, तो उसको 300-400 रुपये बचता ना महीने का, उसको बेचारे को कम से कम 14-15 हज़ार रुपये बच जाए उस हिसाब से। तो इस तरीके से, तो अगर 14-15 हज़ार रुपये बचेगा और कोई टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो तो फायदे में ही फायदा है ना। तो वो तो सस्ते में बेच सकता है चीज को। तो आप तो सस्ते में नहीं बेच सकते, आप तो महंगा ही बेचोगे, क्योंकि आपको लागत महंगी हो गई है आपकी, क्योंकि आप टैक्स भर रहे हो। समझ रहे हो चीज को। तो वो गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी वगैरह हुई थी कहीं ना कहीं। तो इन्होंने, अब तो पावर में ही आ गए, तो अब तो इनको कौन ही रोक सकता था। तो अब इन्होंने इसका और भी ज़्यादा इस्तेमाल चालू कर दिया भाई। जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन पर और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए इन्होंने,
और अपने लोगों को तो बिल्कुल ही छूट दे दी कि जो मर्जी है वो करो। ठीक है। तो रेवेन्यू जो बंगाल का था, उससे क्या करते थे ये, एक्सपोर्ट कर देते थे। अब इन्होंने क्या नया तरीका चालू कर दिया। देखो पहले तो ये क्या करते थे, विदेश से अपना सोना लेके आते थे, सोना ला करके यहाँ पे चीजें खरीदते थे, है ना। चाहे टैक्स नहीं भी देते थे तब भी इनको कुछ तो देते ही थे इंडिया को, है कि नहीं। मान लो 100 रुपए देना था, टैक्स नहीं दे रहे हैं तो 75 रुपए तो देना था। लेकिन अब जब पावर ही हाथ में आ गई तो ये लोग क्या करते थे, अब तो इनको पैसा देने की जरूरत नहीं। अब ये क्या करने लग गए, हमसे ही टैक्स लेने लग गए और उसी पैसे से हमारा सामान खरीदने लग गए। समझ रहे हो चीज को, ये हरकत इनकी चालू हो गई और वो सामान खरीद के भेज देते थे इंग्लैंड, मतलब फ्री का सामान हो गया इनको तो। फ्री का सामान खरीद के अपने देश भेज दिया भाई, वहां कमा लिया, है ना। तो फायदा ही फायदा हो गया इनको तो बहुत ही ज्यादा। तो ये था इनका मर्केंटाइल फेज। ये मेन चीज था कि इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू जो बंगाल से जनरेट होने लग गया उसको यूज करके एक्सपोर्ट की चीजें खरीदने लग गए। हाँ, और इसको बिल्कुल ही अपना पैसा यहाँ पे यूटिलाइज करना इन्होंने बंद कर दिया। ठीक, ये था फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज इंडस्ट्रियल फेज आता है 1813 से लेके 1858 के बीच में। यहाँ पे इन्होंने क्या चालू किया कि जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको इंडिया में मार्केट में लाके बेचना चालू कर दिया। ठीक। अब क्या होने लग गया, एक 1813 में इन्होंने एक एक्ट भी बना लिया। उसके तहत क्या किया कि वन वे ट्रेड करने लग गए ये। और ये क्या करते थे, वहाँ ब्रिटेन में बना हुआ चीप चीप बनता था, क्योंकि मशीन से बनता था। इंडिया में तो ज़्यादातर चीज़ें क्या बनती थी आपकी, आ, चीज़ों को बनाने में हाथ से बनाया जाता था, लेकिन वहाँ तो मशीन से बनता था। तो इस चलते बहुत ही आसान हो गया था, है ना। तो 1813 तक, 1830 में उन्होंने अपने यहाँ एक्ट पास किया कि वन वे ट्रेड हो गया ब्रिटिशर्स का। हाँ, और यहाँ पे उन्होंने फ्लड कर दिया अपने बने हुए माल को इंडिया में ला करके। चीप होता था क्योंकि मशीन मेड था, तो अंधाधुन का यहाँ यहाँ की चीज़ें महंगी होती थी, क्योंकि क्योंकि जो ये लोग हाथ से बनाते थे, उतनी इंडस्ट्रीज डेवलप थी नहीं अभी इंडिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था उतना ज़्यादा, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में भी आया नहीं था। तो इंडियन ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया। अब कोई भी नेचुरल टेंडेंसी है, कोई भी क्या चाहेगा, सस्ता ही खरीदना चाहेगा ना। आज आपके पास दो ऑप्शन रहे शर्ट का, एक शर्ट आपको मिले 500 की, दूसरी शर्ट मिले आपको 100 रुपए की, और सेम क्वालिटी हो सकता है 100 रुपए वाली की और बेटर ही क्वालिटी कहीं ना कहीं हो। तो आप क्या करोगे, वही करोगे ना, आप खरीदोगे वही सस्ता वाला ही खरीदोगे। तो वही होने लग गया भाई, अब वो लोग परेशान, इंडियंस को नुकसान होने चालू हो गया, है ना। ये इनकी पॉलिसी थी। तो इंडियंस अब क्या करने लग गए, अब इन लोगों ने जो बनाते थे पहले, मेहनत करते थे बनाने की, तो उन्होंने बनाना धीरे धीरे कम कर दिया, है ना। क्योंकि हाथ से बना करके बेचने में लागत ही नहीं मिल पा रही, तो क्या करेंगे, तो उन्होंने फिर रॉ मटेरियल ही बेचना चालू कर दिया इंडियंस ने, है ना। रॉ मटेरियल बेचते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते थे खाली। ठीक है। और इसका उल्टा क्या किया इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने, जो इंडिया से कुछ एक माल जाता भी था ब्रिटेन में, है ना, उस पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी डाल दी गई इंग्लैंड में। तो अब क्या होने लग गया, इंग्लैंड माल जाना बंद हो गया। ठीक है। जो वहाँ के लोग थे जो इंपोर्ट करते थे इंडिया से माल, अब वो इतने महंगा पड़ने लग गया उनको इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद कि वो इंडिया से खरीदना ही माल बंद कर दिया उन लोगों ने। ठीक है। तो ये था आपका सेकंड फेज, इंडस्ट्रियल फेज। फिर थर्ड फेज फाइनेंशियल फेज आता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल का सप्लायर ही मान लिया, है ना। यहाँ से खाली रॉ मटेरियल्स जाता था, खाना पीना की चीज़ें जाती थी, है ना। और बस यहाँ पे इम्पोर्ट ही होता था चीज़ें, वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे वो सारा इम्पोर्ट ही होता था। यहाँ पे मैन्युफैक्चर बहुत ही कम होने लग गया। देखो आप मेडिवल हिस्ट्री देखोगे तो तब इंडिया ना बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करता था, और इंडिया की चीज़ें मानी हुई थी पूरे वर्ल्ड में। और खास करके हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल वगैरह था वो बहुत ही माना हुआ था, बहुत ही हाई क्वालिटी का माना जाता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, क्या हो गया,
अब यहाँ पे बनाना ही बंद होने लग गए, धीरे धीरे कारीगरों ने बनाना ही बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि कीमत ही नहीं मिलती थी, लोग खरीदना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो बहुत ही रेयर चीज़ें बिकती थी, और मैक्सिमम चीज़ें तो बिकना बंद हो गई थी जो लोकल थे प्रोड्यूसर्स की, तो उन लोगों ने बनाना ही बंद कर दिया, उन्होंने उल्टा रॉ मटेरियल बेचना चालू कर दिया अंग्रेजों को ही। ठीक। बाद में ये लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे रेलवेज इन्होंने इंट्रोड्यूस की 1853 में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1853 में ही, बैंकिंग सिस्टम लाए 81 में, अवध कमर्शियल बैंक आया था सबसे पहले। ठीक है, फिर इंडिया में ये लोग क्या करने लगे, हैवी इन्वेस्टमेंट करने लग गए, है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डालने लग गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल था। अब ये सोचे कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा करके फिर वहाँ प्रोसेस करो, तो उससे बेटर है यहीं पे रॉ मटेरियल को यहीं पे प्रोसेस कर दो, है ना। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लग गई, उन्हीं में से एक थी टाटा आयरन एंड स्टील, जो कि 1907 में आई थी। आप देखो, अगर आप इतिहास पढ़ोगे और भी ना डिटेल में जब, तो आप देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना इनके वहाँ तो इंडस्ट्री का बैंड बज गया लड़ाई के चक्कर में, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन आपस में बॉम्ब मार देते थे इंडस्ट्रीज पे, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो ये टाटा आयरन एंड स्टील थी, है ना, जिसको बोला जाता था इसको, इस ये और दूसरी इंडस्ट्रीज से इतना सामान खरीदा, यहाँ से हथियार जाते थे बन करके, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बहुत डेवलप हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। क्यों? क्योंकि वहाँ के इंडस्ट्रीज बंद हो गए, यहाँ पे कपड़े बनते थे फौजियों के, है ना, यहाँ से जूते बन के जाते थे फौजियों के। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक बूम दिया इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया में। ठीक है, वो एक फेज था जब इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हो जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1914 के आसपास में, और यहाँ से उल्टा एक्सपोर्ट होना चालू हुआ। ठीक, तो इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको काफ़ी फायदा हुआ उस दौरान। लेकिन बाद में जैसे ही बार खत्म हुआ, उल्टा चालू कर दिया उन्होंने, टैक्स वैक्स हावी चालू कर दिए। लेकिन ठीक है, डाई आउट नहीं हो पाए, धीरे धीरे वो चलते रहे, बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं तो एकदम कम पे ही जैसे तैसे चलते रहे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज उस जमाने में भी। ठीक, फिर बाद में आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी क्या फैक्ट था? ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था? सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने इस बात को मेंशन किया था अपनी बुक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको ये बुक का नाम याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार आ चुकी है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ये किताब किसने लिखी थी। ठीक है, दादा भाई नारोजी ने लिखी थी, ये डेली न्यूज़ का आ गया था। चलो, दूसरी किताब कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? आर सी दत्त जी ने लिखी है। ये दोनों किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों किताब में खूब डिटेल में मेंशन किया गया कि जो इंडिया में इकोनॉमिक दिक्कतें चल रही हैं, है ना, गरीबी जो फैल रही है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है उसके वजह से फैल रही है। ये लोगों को जागरूक बनाया कहीं ना कहीं आर सी दत्त और दादा भाई नारोजी ने इन किताबों के थ्रू। ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उसका ये क्या कर रहे थे? इंडिया के लिए थोड़ी ना यूटिलाइज कर रहे थे, ये तो सिर्फ अपना फायदा उठा रहे थे। ये क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स, और रेवेन्यू से खरीदते थे यहाँ का रॉ मटेरियल लोगों से, और उठा करके भेज देते थे अपने देश में, है ना। तो कुछ भी इंडिया का ही सामान, सब कुछ इंडिया का ही, लेकिन इंडियंस को ही फायदा नहीं। देख लो कितने मतलब चालाक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रेन में क्या था, क्या क्या ड्रेन कर रहे थे ये? सबसे पहले तो एक्सटॉर्शन बाय कंपनी सर्वेंट्स द फॉर्च्यून्स फ्रॉम रूलर्स, जमींदार्स, मर्चेंट्स, कॉमन मैन एंड सेंडिंग दे होम। क्या करते थे? जो यहाँ के राजा थे, जमींदार थे, मर्चेंट्स थे बड़े बड़े, या आम आदमी भी, इनसे लेते थे ये सोना जेवर वगैरह। भाई थोड़ी इंडियन रुपी थोड़ी ना कोई ब्रिटेन में चल रहा था, तो ये लोग क्या करते थे? इनसे सोना जवाहरात वगैरह लेते थे, और ये सब ले ला के भेज देते थे अपने देश में। और ये लोग कौन थे? कंपनी के एक सर्वेंट ही तो थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्चेंट कंपनी थी, उसी के सर्वेंट थे ये लोग, ऑफिसर। ठीक है, परचेसिंग गुड आउट ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड एक्सपोर्टिंग देम, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और इसको इन्वेस्टमेंट बोलते थे ये। तो है ना, तो ये लोग क्या कर रहे थे? अब इनका देखो हम क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट कर रहे हैं। पहला तो इन्होंने आपका इस तरीके से लेते थे लोग। दूसरा, रेवेन्यू जो बंगाल से जनरेट हो रहा था, उसको ये क्या करते थे? सामान खरीद करके विदेश भेज देते थे, और इसी को बोलते थे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम।
क्या इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, हमारा पैसा हम ही को इन्वेस्ट कर रहे हो तुम। हम्म। तीसरा, ड्यूटी फ्री ट्रेड। जो ब्रिटिश कंपनीज हैं उन पे तो कोई भी ट्रेड नहीं, ड्यूटी नहीं लगेगी, हाँ, लेकिन जो इंडियंस है उन बेचारों को सबको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो लूट हो गई एक तरीके से, है कि नहीं? सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एज तो है ही है उनके। अब भाई, दो, अगर मान लो दो सेलर हैं आपके पास, एक बेचारा टैक्स दे करके आया है, एक बिना टैक्स दे के आया है, तो बिना टैक्स वाले को तो पहले ही सस्ता पड़ी चीजें, तो वो तो आपको सस्ते में बेचेगा। और जो टैक्स दे के आया है वो बेचारे को तो महंगा पड़ रही है, तो वो तो आपको महंगे में देगा ही ना। तो ये वाली बात हो गई है ना। तो दोनों का अंतर तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों दिखेंगे अंतर। तो इस तरीके से आप देखो, ड्रेन ही है एक तरीके से वेल्थ का। आप क्या कर रहे हो यहाँ से, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब यहाँ से वेल्थ को लेके ही जा रहे हो आप, दे थोड़ी रहे हो कुछ आप। रेमिटेंसेज ऑफ सैलरीज एंड अदर इनकम्स बाय कंपनी ऑफिशियल्स सेंट टू इंग्लैंड। साथ में क्या करते थे ये, जो ऑफिसर्स यहाँ होते थे उनको भी तो सैलरी देते थे। वो सैलरी कहाँ से आ रही है, वो कोई थोड़ी ना इंग्लैंड से पैसा आता था इनके लिए, हाँ भी जो ऑफिसर्स यहाँ पे हैं उनको इंग्लैंड से पैसा भेजो, उनकी सैलरी, वो भी यहीं से इंडिया का जो रेवेन्यू जनरेट होता था वही देते थे इनको ये, है कि नहीं? वो पैसा अगर ये इंग्लैंड लेके भी चले जाएं तो वहां जाकर डॉलर में चेंज करा लेते थे। तो यहाँ तो इनके तो मजे ही मजे थे, पाउंड में चेंज करा लिया, गवर्नमेंट फिर वही पैसा से इंडिया में करती थी, फ्री के पैसे को यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट के नाम पे। होम चार्ज और कॉस्ट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स इन इंडिया वर पेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि जो बेचारे जो ऑफिशियल्स, ये देख लो हद लूट, कुछ ऑफिसर इनके कहाँ होते थे, बैठते थे इंग्लैंड में ही बैठते थे, और कुछ जो रिटायर होकर यहाँ से गए उनकी पेंशन, सब कुछ सबका सब इंडिया के ट्रेजरी से दिया जाता था। ठीक है, कि भाई इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो तुम ही भरोगे। अरे हमने थोड़ी बोला भाई हमारे लिए काम करो, तुम करी क्यों रहे हो हमारे लिए काम, हमने कहा था हम पे राज करो आकर के। तो ये जबरदस्ती वाली बात देख लो। हैफ्टी इंटरेस्ट फॉर पेड टू ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर। और जो इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाता था, है ना, जैसे रेलवे वगैरह इन्होंने सरकारी पैसों से नहीं बनी थी, ये कौन लगवाए थे, प्राइवेट रेलवे वाले आए थे। ठीक है, उनको बोला गया था कि तुम यहाँ पे रेलवे बिछाओ और हम आपको 12% 13% का रिटर्न देंगे, और देते थे, क्यों नहीं देंगे भाई, उनके बाप का पैसा थोड़ी है, इंडिया का पैसा था। तो जितना मर्जी बोल के दिया उन्होंने अपने लोगों को फायदा। ठीक है, और रेलवे कोई हमारे लिए थोड़ी ना उन्होंने बनाई थी, उन्होंने अपने लूट के लिए बनाई थी। क्या होता था कि जहाज, उस जमाने में पानी के जहाज से जाता था सारा सामान, है ना, आज भी जाता है लेकिन पहले तो वही मेजर सोर्स था। तो भाई पानी के जहाज कहाँ आएंगे, समुद्र के किनारे में ही आएंगे, बॉम्बे आएंगे, कलकत्ता आएंगे, मद्रास आएंगे, है ना, इस साइड। तो इंडिया के इंटीरियर से, जैसे आपका इंटीरियर कौन पड़ गया, अब हम लोग जो नॉर्थ में है वो भी इंटीरियर है, या फिर रायपुर वायपुर जो है, छत्तीसगढ़ वगैरह है, ये सब भी इंटीरियर है। तो यहाँ से फटाफट सामान लाया जा सके, या फिर जो इंग्लैंड से सामान आया उसको अंदर तक इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल करते थे ये। ठीक है, अपने पोस्ट एंड टेलीग्राफ अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने चालू किया था कि भाई मैसेज भेजना लाना। ठीक है, तो वो खाली कहने के लिए कि इंडिया के लिए कर रहे थे, बट कर तो सिर्फ अपने लिए थे, अपने लिए रहे थे, इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहे थे ये। इफेक्ट्स देख लो, क्या इफेक्ट रहा है इसका, इफेक्ट तो बहुत सारा रहा। इंडियन इंटरप्राइजेस जो थे उनकी ग्रोथ रुक गई, है ना, और जो कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया का होता था टैक्स के वजह से, टैक्स रेवेन्यू आता था, है ना, कितना ज़्यादा रेवेन्यू आता था इंडिया में। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट बहुत ही कम करते थे, तो हमारे पास तो रेवेन्यू भर भर के आता था। तो वो चीज़ें, अब जो हमारा खजाना था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। इट फाइनेंस कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। और इनको क्या मदद मिली, इंडिया से इतना लूटा इन्होंने, इतना पैसा लूटा इंडिया से इन्होंने, कि इन्होंने वहाँ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुआ, इन्होंने और जगह जाके उस पैसों को लगाया इंडिया के बदौलत, है ना, और जगह जाके कब्जा किया इन्होंने। इंडिया वाज केप्ट एज अ जोन ऑफ फ्री ट्रेड विदाउट अलाउइंग इट टू डेवलप द एबिलिटी टू कॉम्पीट। और यहाँ पे क्या कर रखा था, फ्री ट्रेड कर रखा था यहाँ पे बिल्कुल ही अपनी कंपनी को। तो जब तुम एकदम जीरो टैक्स पे करके अपना कर रहे हो सारा कुछ, तो बाकी कहाँ से डेवलप कर पाएंगे भाई, बाकी सबसे तुम टैक्स ले रहे हो, और तुम्हारी अपना जो है वो बिल्कुल फ्री है। ब्रिटेन से आ रहा है सामान वो फ्री, इंडिया से जो ब्रिटेन जाएगा या इंडिया से बाहर कहीं भी भेजोगे तो उसके लिए दबा के टैक्स लगा रखा है तुमने, तो अलाउ ही नहीं कर रहे तुम तो हमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ग्रो करने का, ये हाल कर रखा था। फिर ये क्या करते थे, प्लांटेशन में, माइन में, जूट मिल में, बैंकिंग, शिपिंग, एक्सपोर्ट, ये सब में क्या किया इन्होंने, ये सब को कौन मैनेज करते थे,
फॉरेनर्स मैनेज करते थे, है ना, और ये सब उठा करके ले जाते थे इंडिया से बाहर। प्लांटेशन इंडस्ट्री में कितने इंडियंस को इन्होंने वर्क कराया सस्ते में, है, उसका कितना फायदा उठाया। माइंस में, हाँ, खदानों में सोना निकल रहा है, वहां से चांदी निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, सब विदेश जा रहा है भाई, इंडिया में कुछ यूज नहीं हो रहा। ठीक है, जूट मिल्स वगैरह का, शिप्स वगैरह पहले लकड़ी की बनती थी, यहाँ के जंगल काट दिए गए कितने सारे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना आगे चल के तो आपको पता चलेगा कि मेरठ से ले, ये यहाँ पे मथुरा से लेकर के आगरा के बीच तक ना पूरा जंगल ही जंगल होता था। अंग्रेजों ने पूरे जंगल कटवा डाले, इतना घना जंगल होता था कहते कि बस उसका बोला नहीं जा सकता। ये पूरा का पूरा जंगल इन्होंने कटवा डाला। तो आप सोचो किस तरीके से, और इन्होंने ही शुरू किया था ये रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह कंसेप्ट, ताकि ये अपने मन मर्जी के पेड़ लगाएं और उन पेड़ों को काट करके ले जाएं, इंडियंस को काटने नहीं दे। इन्होंने ट्राइबल्स के साथ भी बहुत बुरा किया, और खैर चलो वो सब चीजें आपको पढ़नी नहीं है यहाँ पे, तो अलग बात है। ठीक। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन्होंने चलाए। ठीक, दो तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हैं। मेरे ख्याल से लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं फिलहाल यहीं पे रोकता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।